हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं पुनः शीघ्र हाजिर हूं आप सबके सामने बबूसा का चक्रव्यूह का क्लाइमैक्स एपिसोड लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं बबूसा सीरीज के चौथे उपन्यास बबूसा का चक्रव्यूह का एपिसोड नंबर 5। जहां धरा का केबिन था उसी कतार में वैसे ही केबिन बने हुए थे। उन्हीं केबिनों में जगमोहन, मोना चौधरी, नगीना और रानी ताशा के अन्य आदमी थे। हर केबिन में एक व्यक्ति था। बबूसा और सोमारा को पोपा के नीचे वाले हिस्से में एक कमरा दिया गया था, परंतु बबूसा ने अपने लिए एक केबिन भी रख लिया था। इस वक्त बबूसा और सोमारा फर्श पर फिक्स कुर्सियों पर बेल्ट बांधे बैठे थे। अभी अभी पोपा में जबरदस्त कंपन हुआ था। सदूर पर जाते तू खुश है ना बबूसा? सोमारा मुस्कुराकर कह उठी। बबूसा ने गर्दन घुमाकर सोमारा को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तेरा साथ मिल गया तो खुश क्यों नहीं रहूंगा? परंतु स्वर में गंभीरता थी। तू खुश नहीं लगता, सोमाथ या धरा की चिंता है ना? सोमारा बोली। बबूसा ने सिर हिला दिया। तू बोल, मैं क्या करूं? तेरे लिए तो अपनी जान भी दे दूंगी, सोमारा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं अब सोमाथ को रास्ते से हटाऊंगा। कुछ सोचा है? हाँ, बहुत कुछ सोचा है। बबूसा के होंठ भिज गए। बताऊंगा, मैंने 2 बातें सोच रखी हैं। पहले तो एक बात पर काम किया जाएगा, अगर वो मामला सफल न रहा तो फिर अपने चक्रव्यूह पर काम करूंगा। क्या है तेरा चक्रव्यूह? सोमारा ने पूछा। अभी चक्रव्यूह के बारे में नहीं बताऊंगा। पहले जो बात मैंने सोच रखी है उस पर सब काम करेंगे। सब? हाँ, वो सबका ही काम है। तुम, मैं, जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी सब एक साथ ही इस काम को करेंगे। क्या है तेरे मन में? सबका साथ होगा तो बताऊंगा, बबूसा बोला। अगोमा से सारा सामान मिल गया था? हाँ, उसने 2 तरह के रस्से दिए हैं, दोनों ही मजबूत हैं। एक तो नायलॉन का रस्सा है, दूसरा दूसरी तरह का। और हथियार वो भी दिए हैं, एक बोरे में भरकर। सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक पोपा के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पोपा का बंद दरवाजा है, वहाँ रखवा दिए हैं। मैंने बोरे में भीतर झांक कर नहीं देखा कि क्या दिया है अगोमा ने। वो मैं अभी जाकर देखूंगा। रस्सों का क्या करेगा? सोमारा ने पूछा। बबूसा मुस्कुरा पड़ा, फिर गंभीर होता कह उठा, मैं जो खेल खेलूंगा वो मौत का खेल होगा। मेरा चक्रव्यूह है ही ऐसा, परंतु अंजाम का कुछ पता नहीं कि बाद में मैं जिंदा रहता हूँ या सोमाथ। जादूगरनी ने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया है। क्या सतर्क? सोमारा के माथे पर बल पड़े। यही कि जो मैं करूंगा उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, बबूसा ने धीमे स्वर में कहा। परंतु मैं अपने चक्रव्यूह को अंजाम जरूर दूंगा। सोमाथ मुझे पसंद नहीं, उसे मैं खत्म करने की पूरी चेष्टा करूंगा। वो तभी दरवाजा खुला और रानी ताशा के आदमी ने भीतर प्रवेश करते कहा, पोपा पृथ्वी ग्रह से बाहर निकल आया है और अपने रास्ते पर है। कहने के साथ ही उसने दोनों ही बेल्टें खोली और बाहर निकल गया। सोमारा उठते हुए मुस्कुराकर बोली, अब हम सदूर पहुंच जाएंगे। बबूसा भी कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में कह उठा, ये यात्रा ज्यादा सुखद नहीं रहने वाली। तू ऐसा क्यों कहता है बबूसा? क्योंकि आने वाले वक्त का मुझे आभास है। चल अगोमा के दिए हथियार देख लें। दोनों कमरे से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। पोपा अब बिल्कुल शांत था। लगता ही नहीं था कि वो बेहद तेज रफ्तार से सदूर ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सामान्य फर्श पर चल रहे हों। पोपा पर सफर करना कितना अच्छा लगता है, सोमारा बोली। मैं पहली बार होशो हवास में पोपा का सफर कर रहा हूँ। बबूसा ने मुस्कुराकर सोमारा को देखा। राजा देव को जब ग्रह के बाहर फेंक दिया गया था तो पोपा मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। जमरा ने कई बार सैर पर जाने को कहा, पर मैं नहीं गया। जानती हूँ मैं। जमरा भी राजा देव के बिना उदास था, परंतु उसने अपने काम कभी नहीं छोड़े थे। तभी तो भैया हर बार उसका नया जन्म कराते रहे, उसके दिमाग में पिछले जन्म की यादें ताजा रखी। हाँ सोमारा, महापंडित हर काम अच्छा करता है, परंतु सोमाथ का निर्माण करके उसने गलत किया। क्या पता इसके पीछे भी भैया की कोई सोच हो। महापंडित सोमाथ के हाथों मुझे खत्म कराने का इरादा रखता है, क्योंकि मैं हर जन्म में उसकी बहन से शादी कर लेता हूँ, जबकि वो मुझे पसंद नहीं करता। सोमाथ का निर्माण महापंडित ने मेरे लिए किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, सोमारा गंभीर स्वर में बोली। क्या मतलब? ये ठीक है
कि भैया तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, परंतु उन्होंने हमारे मिलने में किसी जन्म में अड़चन नहीं डाली। इस बार भी भैया ने रानी तासा से कहा कि मुझे अपने साथ ले जाए पृथ्वी पर, वहां बबूसा भी मिलेगा। भैया चाहते तो हमारा नया जन्म कराते, हमारे मस्तिष्क से एक दूसरे की याद मिटा देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि भैया हमारे खिलाफ नहीं है। उन्होंने सोमाथ इसलिए नहीं बनाया कि वो तुम्हें मार दे, सोमारा ने धीमे स्वर में कहा। परंतु सोमाथ मुझे मारने वाला था, तब तुम पास ही थी। वो संयोग भी हो सकता है। जो भी हो, मैं सोमाथ को सबक सिखाकर रहूंगा, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। पहले तो तुम ऐसे नहीं होते थे बबूसा, तब मेरे में राजा देव जैसी ताकत और उन जैसा दिमाग नहीं था, परंतु इस बार महापंडित ने ये दोनों चीजें मुझ में डाली हैं। मैं बहुत हद तक अब वैसे ही सोचता हूँ जैसे राजा देव सोचा करते थे, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। राजा देव अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते थे, हारना उन्हें पसंद नहीं था। अब वही हाल मेरा है। सोमाथ मुझे मारने वाला था और मैं ये बात भूल नहीं सकता। मुझे हिसाब बराबर करना ही होगा। तुमने सोचा है बबूसा कि सोमाथ हमारी तरह का इंसान नहीं है, वो भैया के निर्माण का हिस्सा है, तभी तो वो आसानी से काबू में नहीं आ रहा। बबूसा के होंठ भिज गए। मतलब कि तुम सोमाथ के मामले में पीछे नहीं हटने वाले? कभी नहीं। अगर सोमाथ ने तुम्हें मार दिया तो मुझे ये जन्म तुम्हारे बिना बिताना पड़ेगा। सोमारा गंभीर हो गई। तुम उस स्थिति में किसी से शादी कर लेना। क्यों कर लूं? मैं तेरे से ही शादी करूंगी। तू नहीं होगा तो नहीं करूंगी, अगले जन्म का इंतजार करूंगी, सोमारा कह उठी। कुछ चुप रहकर बबूसा बोला, अगर मुझे जोबिना मिल जाए तो मैं सोमाथ को चंद पलों में राख बना दूं। बातें करते दोनों आगे बढ़े जा रहे थे, मोड़ मुड़ते जा रहे थे। तू कोशिश कर सोमारा कि किसी तरीके से जोबिना हासिल कर सके। तुम तो रानी तासा के करीब रहती हो, जोबिना पाए लोगों से किसी तरह जोबिना हासिल कर। तुम जोबिना वाले लोगों को ठीक से नहीं जानते, वो जोबिना किसी तरह भी हाथ से नहीं निकलने देते, सोमारा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। जोबिना चलाने वाले इस बारे में बहुत पक्के होते। तभी सामने के मोड़ से एक आदमी मुड़कर इधर को आया। बबूसा ने उसे पहचाना कि ये उन दो में से एक था जो डोबू जाति में हथियारों वाली जगह पर पहरा देते खड़े रहते थे। बबूसा मुस्कुराकर बोला, तुम वो ही हो ना जिसने मुझे जोबिना दिखाई थी? हाँ, वो रुकता हुआ कह उठा। अब फिर मुझे जोबिना दिखाओ। क्यों? यूं ही मैं देखना चाहता हूँ, मुझे जोबिना बहुत अच्छी लगती है। बबूसा पुनः मुस्कुराया, जबकि वो इरादा पक्का कर चुका था कि जैसे भी हो वो इससे जोबिना हासिल करके सोमाथ को तुरंत राख बना देगा। अब मेरे पास जोबिना नहीं है, रानी तासा सबसे जोबिना ले चुकी है। ऐसा क्यों? जोबिना हमें तभी दी जाती है जब मुसीबत भरा वक्त हो, नहीं तो जोबिना रानी तासा के पास ही रहती है। ये बात मुझे नहीं पता था। रानी तासा जोबिना कहाँ रखती है? अपने कमरे में, उस व्यक्ति ने कहा और आगे बढ़ गया। बबूसा के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। उसने सोमारा से कहा, तुम जानती हो रानी तासा जोबिना कहाँ रखती है? रानी तासा के कमरे में एक धातु के बॉक्स दीवार में फिट है, उसमें रखी जाती है जोबिना, सोमारा ने बताया। वो बॉक्स खुलता कैसे है? बॉक्स पर बटनों वाली प्लेट लगी है, उन्हीं बटनों को दबाकर उसे। ऐसा बॉक्स उस कमरे में पहले नहीं होता था, बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। जमरा ने बाद में बनाया होगा, ये संभव है। क्या तुम उस बॉक्स को खोल सकती हो? बबूसा ने पूछा। उसे खोलने के लिए कई बटनों को क्रमवार दबाया जाता है, मैं उन बटनों का क्रम नहीं जानती। बबूसा वहीं पर सोच भरे अंदाज में ठिठका रहा। तुम राजा देव से कहकर जोबिना क्यों नहीं ले लेते? सोमारा बोली। राजा देव मुझे कभी भी जोबिना नहीं देंगे, बबूसा अजीब सी मुस्कान से कह उठा, क्योंकि वह मेरा इरादा जानते हैं कि मैं सोमाथ को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे इस इरादे में राजा देव मेरा साथ नहीं देंगे। आओ चले सोमारा। दोनों आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल में तो तुम्हें धरा के बारे में जरूर चिंतित होना चाहिए, सोमारा ने कहा। वो सदूर पहुंचकर जाने क्या करने का इरादा रखती है? वो कौन है जिसने अपनी ताकतों के दम पर रानी तासा के हाथों राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकवा दिया था, क्योंकि धरा को वापस सदूर पर आने का अपना रास्ता तैयार करना था। मैं धरा के बारे में सोमाथ से ज्यादा चिंतित हूँ सोमारा, परंतु धरा पर मेरा बस नहीं है। वो सही कहती है कि उसके पास ताकतें हैं। मैंने राजा देव को धरा के बारे में बताना चाहा तो मेरे मुंह से वो नहीं निकला
जो मैं कहना चाहता था वो निकला जो मैंने सोचा भी नहीं था। धरा ने मुझे पहले ही कह दिया था कि उसकी ताकतें मुझे कुछ भी नहीं बताने देंगी। ओह, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। सुमारा फौरन कह उठी। जब मैंने नगीना मोना चौधरी को धरा के बारे में बताना चाहा तो मेरे मुंह से भी अनचाहे शब्द निकले थे। बाद में मैंने धरा को देखा तो वो व्यंग भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। धरा बहुत खतरनाक है। मुस्कुराते हुए जब उसका होंठ टेढ़ा होता है तो वो क्रूर सी लगती है। मुझे तो वो कई बार खतरनाक लगी। तू जब उसे डोबू जाति से बचाता फिर रहा था तब तुझे उसके बारे में कुछ एहसास नहीं हुआ? नहीं, शायद मैं तब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया होऊंगा, परंतु एक बात मुझे जरूर याद आती है कि जब डोबू जाति वाले धरा को मारने के लिए उसके पीछे थे तो तब धरा सोलाम की पकड़ में आ गई थी। डोबू जाति का कोई भी योद्धा अपने शिकार को हाथ आने पर नहीं छोड़ता, परंतु तब सोलाम ने धरा को छोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है कि तब धरा की ताकतों ने सोलाम पर काबू पा लिया होगा। उन ताकतों ने ही सोलाम का दिमाग घुमा दिया होगा। उसके बाद सोलाम मेरे साथ भी सहयोग करने लगा और मुझे एक बार बचाया भी, क्योंकि धरा सदूर पर वापस पहुंचना चाहती थी और ये काम मेरे बिना मुमकिन नहीं था। मेरे साथ रहकर ही वो आने वाले वक्त में सदूर पर जा सकती थी। अब मुझे समझ में आता है कि धरा क्यों मेरी सहायता करती रही राजा देव की तलाश में, क्यों वो सबसे कहती रही कि बबूसा सही कहता है। इस बात का दूसरों को भरोसा दिलाती रही। धरा की ताकतों को आने वाले वक्त का पूरी तरह पता था कि क्या होने वाला है। उसी तरह से धरा मेरे साथ रहकर काम करती रही। मेरा विश्वास जीता कि मैं उसे अपने साथ रखूं। मैं जरा भी नहीं पहचान पाया कि उसकी मंशा क्या। कहते कहते बबूसा ठिठक गया। एक खुले रास्ते पर सामने से उसने रानी तासा को आते देख लिया था। सोमारा भी रुकते हुए कह उठी, जब से राजा देव मिले हैं तब से रानी तासा की सुंदरता में निखार आ गया है। परंतु बबूसा की मुस्कुराती निगाह पास आ चुकी रानी तासा पर थी। बधाई हो रानी तासा, बबूसा बोला। हम सदूर पर लौट रहे हैं, क्या पता तुम सदूर पर न पहुंच पाओ। रानी तासा ने शांत स्वर में कहा। ऐसा क्यों रानी तासा? बबूसा मुस्कुरा रहा था। रानी तासा ने सोमारा से कहा, बबूसा से मिलकर तू खुश है ना? बहुत तासा, सोमारा ने कहा। तो इसे समझा कि सोमात से दुश्मनी ना ले। एक बार तो मेरे कहने पर सोमात रुक गया था, पर अब नहीं रुकेगा। लगता है सोमात ने आपसे शिकायत लगा दी है। तुमने उसका गला काटने की कोशिश की डोबू जाति में, वो मेरी भूल थी। तो तुम्हें समझ आ गई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि महापंडित ने दूर की सोचकर सोमात के गले में ऐसी कोई रोक लगा रखी है कि अगर कोई उसका गला काटना चाहे तो उसे कामयाबी ना मिले। बबूसा ने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे पहले ये बात मालूम होती तो मैं उसका गला काटने की नहीं सोचता, कोई और ही कदम उठाता। रानी तासा ने कठोर निगाहों से बबूसा को घूरा। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो बबूसा। रानी तासा की आवाज में बेहद ज्यादा शक्ति थी। मैंने आपकी शान में तो कोई गलत बात नहीं की। तुम्हें सोमात से दूर रहना चाहिए। बबूसा जवाब में मुस्कुराता रहा। सोमात कहता है कि तुम अवश्य दोबारा उस पर हमला करोगे। रानी तासा ने कहा, वो ठीक कहता है। सोमात का कहना है कि तुमने डोबू जाति के हथियार पोपा में रखवाए हैं, उनका इस्तेमाल तुम सोमात पर जरूर करोगे। डोबू जाति के हथियार तो मैंने याद के तौर पर अपने साथ लिए हैं कि शायद दोबारा पृथ्वी पर जाना ना हो सके। कुछ यादें वहां की साथ ले जाऊं। सोमात को उन हथियारों से डरना नहीं चाहिए। बबूसा बोला, तुम जानते हो कि सोमात कभी नहीं डरता। महापंडित ने डर उसमें डाला ही नहीं, पर अभी भी वक्त है बबूसा, तुम संभल जाओ और सोमात की तरफ से मुंह फेर लो, वरना जो भी होगा वो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मेरी चिंता करने का शुक्रिया रानी तासा। तो तुम नहीं मानोगे? रानी तासा का चेहरा कठोर हो गया। बबूसा खामोश रहा। सोमारा, रानी तासा ने गुस्से में कहा, तुम बबूसा को समझा सको तो समझा लेना, पर इतना जान लो कि अगर सोमात पर अब हमला किया गया तो वो जवाब में बबूसा को खत्म करने की चेष्टा करेगा। मैं बबूसा को समझा लूंगी तासा। रानी तासा कहो सोमारा। तासा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता, बबूसा कह उठा। मैं तो रानी तासा ही कहती रही, परंतु इनका कहना है कि मैं इन्हें तासा कहकर ही बुलाऊं, सोमारा बोली। सोमारा मेरी सहेली, मेरी बहन जैसी है, रानी तासा ने कहा और आगे बढ़ने को हुई।
रानी तासा बबूसा ने फौरन कहा, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ कहना है। रानी तासा ने ठिठक कर बबूसा को देखा। बबूसा ने सोमारा से कहा, तुम वहीं जाओ जहां हम जा रहे थे, मैं अभी तुम्हारे पास वहीं पर आता हूँ। सोमारा ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। रानी तासा की निगाह बबूसा पर थी। रानी तासा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा, आपने राजा देव को गृह से बाहर फेंका था, भूली तो नहीं होंगी ये बात। रानी तासा के होंठ भिज गए। मैं आपको दुख देने के लिए ये बात नहीं कर, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे देव को ये बात याद दिलाने की चेष्टा में हो कि अवश्य मैं ऐसा ही करने की सोच रहा था। बबूसा ने कहा, ये बात मेरे रोकने से भी रुकने वाली नहीं। राजा देव को अब ये बात याद आनी ही है। अगर वो आपसे न मिल गए होते तो अब तक ये बात याद आ गई होती। बबूसा, रानी तासा ने गंभीर स्वर में कहा, तब मैंने राजा देव के साथ उस जन्म में जो किया था उसका मुझे आज भी बहुत दुख है। तुम नहीं समझोगे कि कितने पश्चाताप में मैं जानता हूँ। क्या? रानी तासा के माथे पर बल पड़े। आपको वास्तव में राजा देव को गृह से बाहर फेंके जाने का दुख था। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो कभी मेरे दुख को नहीं समझा, मुझे ही दोषी मानते रहे और तब मैं हकीकत से वाकिफ नहीं था। कैसी हकीकत? आप समझती हैं कि आपके इशारे पर धूमरा ने राजा देव को सैनिकों के साथ मिलकर गृह से बाहर फेंका था। ये, रानी तासा की आवाज कांपी, आंखों में आंसू चमके। यही तो हुआ था। बेशक यही हुआ था, परंतु ये होना सच नहीं था। इस सच के पीछे असलियत छिपा। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या? मैं आपको वो सच बता रहा हूँ जो आप नहीं जानती। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल से बोझ उतर जाए राजा देव को सदूर से बाहर फेंकने का। मुझे कुछ पहले ही पता चला है कि आपने जो किया, बेशक वो आपने किया था, परंतु उसमें आपकी सहमति शामिल नहीं थी। उस वक्त आपके सिर पर अनजानी ताकतें सवार थीं। उन ताकतों ने आपको प्रभाव में लेकर आपसे ये काम कराया था, और जब वो ताकतें आपके सिर से हट गईं, तो आप पश्चाताप में रहने लगी कि ये आपने क्या कर डाला। आपको हमेशा यही लगता रहा कि आपने राजा देव को गृह से बाहर फेंका है, जबकि हकीकत वो थी जो मैंने आपको बताई। रानी तासा की आंखों में आंसू बह निकले। तुम्हें कैसे पता कि ये काम मेरे से अनजानी ताकतों ने कराया था? स्वर भर्रा उठा था। उन ताकतों के मालिक ने मुझे ये बात बताई। ताकतों का मालिक? कौन है ताकतों का मालिक? इस वक्त वो पूपा में सवार है। कौन? उसकी ताकतें अभी भी काम कर रही हैं। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने उसके बारे में राजा देव को बताने की चेष्टा की थी, परंतु उन ताकतों ने मेरे मुंह से कोई बात निकलने नहीं दी। इसी तरह अब मैं आपको उसका नाम बताने की चेष्टा करूंगा तो नहीं बता सकूंगा। वो ताकतें जैसे मेरे पहरे पर मेरे साथ मौजूद रह रही हैं। रानी तासा अपना आंसुओं भरा चेहरा साफ करती कह उठी, ये बात कहकर तुमने मेरे सिर से बोझ उतार दिया, परंतु मैं नहीं जानती कि तुमने सच कहा है या झूठ। मैंने हर बात सच कही है। बबूसा गंभीर स्वर में बोला, मैं राजा देव का सेवक हूँ। अगर आपको निर्दोष होने की बात कहूँगा तो वो गलत नहीं होगी, परंतु मुझे कुछ और ही चिंता सता रही है। वो क्या बबूसा? राजा देव को जब ये याद आएगा कि आपके आदेश पर उन्हें गृह से बाहर फेंका था, तब आप पास ही मौजूद खड़ी ठाके लगा रही थी, तो राजा देव का क्रोध रुकने का नाम नहीं लेगा। तब राजा देव को संभालना कठिन होगा। महापंडित से कहकर राजा देव के दिमाग का वो हिस्सा ही मिटा दिया जाए जहां ये यादें दर्ज हैं। रानी तासा कह उठी, नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा, क्यों? इस तरह सब ठीक हो जाएगा। मैं राजा देव के साथ इस तरह का धोखा नहीं कर सकता। मैं उनका सेवक हूँ और इस काम में कभी शामिल नहीं होऊंगा, ना ही इस काम को होने दूंगा। परंतु ऐसा वक्त आने पर राजा देव को आपके हक में समझाने की चेष्टा जरूर करूंगा। रानी तासा की आंखें अभी भी गीली थीं। आज तुमने मुझे बोझ से मुक्त कर दिया बबूसा, रानी तासा ने आभार भरे स्वर में कहा। बबूसा चुप रहा। मुझे उन ताकतों के बारे में बताओ। अभी मैं चाहकर भी नहीं बता पाऊंगा, मेरे मुंह से उसका नाम भी नहीं निकलेगा, परंतु सदूर तक पहुंचने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। बबूसा गंभीर था। सदूर पर अब जाने कैसा वक्त आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? रानी तासा की आंखें सिकुड़ी। आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो?
उसका नाम मेरे मुंह से नहीं निकलता। तुम कहो तो। अगर वो पूपा में है तो हम उस पर काबू पा सकते। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जादूगरनी ने ऐसा ही कहा था। उसका नाम बताओ। रानी तासा का चेहरा एकाएक सख्त होने लगा। धरा। बबूसा ने नाम बताना चाहा तो उसके मुंह से निकलता चला गया। मुझे धरा के पास जाना है। बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैं आपसे फिर बात करूंगा रानी तासा। कहने के साथ ही बबूसा आगे बढ़ता चला गया। रानी तासा वहीं खड़ी उलझन भरी निगाहों से बबूसा को जाते देखती रही। बबूसा तेजी से आगे बढ़ते एक मोड़ पर ठिठका और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने रानी तासा को धरा के बारे में बताने की कोशिश की थी, परंतु पहले की ही तरह कहना कुछ चाहा और मुंह से जबरन कुछ और ही निकल गया। वो जानता था कि इसके पीछे धरा की ताकतें हैं। धरा की ताकतें उस पर नजर रखे हुए हैं कि वो किसी को धरा के बारे में न बता दे। ये संकट भरी स्थिति थी बबूसा के लिए। वो अपनी मनचाही बात न कर पा रहा था। अजीब सी झल्लाहट बबूसा पर सवार हो गई थी। चेहरे पर शक्ति उभरी और तेजी से वो आगे बढ़ गया। कई रास्तों को पार करने के बाद वो धरा के केबिन के सामने पहुंचा और दरवाजा धकेलते हुए भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही धरा बेड पर आलती पालती मारे बैठी मुस्कुराती हुई दरवाजे को ही देख रही थी। दोनों की नजरें मिली और धरा हौले से खिलखिला उठी। फिर चेहरे पर बराबर मुस्कान ठहरी रही। निचला होंठ टेढ़ा हो गया था। तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? बबूसा दांत पीस कर बोला। पीछा छोड़ दूं ताकि तू सबको बता दे मेरी बातें और मुझे समस्या आ जाए? धरा कह उठी। क्या समस्या आएगी तुझे? देव और तासा तो पोपा को वापस पृथ्वी पर ले जाएंगे और मेरे को बाहर निकाल देंगे। तब तेरी ताकतें क्या ऐसा होने देंगी? वो बाद की बात है। झगड़ा तो खड़ा हो जाएगा। अब आराम से बैठी हूँ, तब आराम से कैसे बैठ पाऊंगी? मेरी ताकतें सबका सत्यानाश कर देंगी। पर पोपा को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। मैं सदूर पर कैसे पहुंचूंगी? फिर तेरे को पता है कि तू देव को कुछ नहीं बता पाया, तो तासा को कैसे बता सकता है? मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने दूंगी। तू आखिर चाहती क्या है? धरा हंसी, जहरीली मुस्कान। तू जो भी है बहुत खतरनाक है। बबूसा दांत पीसकर तेजी से आगे बढ़ा। 2 कदम ही बढ़ा होगा कि फौरन पलटा और दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। धरा पुनः हंसी और बोली, मेरा गला दबाने आ रहा था? देखा, मेरी ताकतों ने तुझे वापस धकेल दिया। धरा बोली। तेरे को सब कुछ कैसे पता चल जाता है? बबूसा हारे स्वर में कह उठा। मेरी ताकतें मुझे बता देती हैं। धरा मुस्कुरा रही थी। निचला होंठ टेढ़ा हो गया। इतनी जल्दी तेरे को बता देती हैं? मेरी ताकतों के दिमाग के साथ मेरा दिमाग जुड़ा हुआ है। फौरन संदेश मेरे पास पहुंच जाता है। तू मेरा पीछा कब छोड़ेगी? सदूर पर पहुंचकर धरा ने कहा। तब मुझे तेरे से क्या वास्ता? तू है कौन? बबूसा गंभीर हो गया। सदूर पर पहुंचकर तेरे को पता चल जाएगा। तूने कहा था कि जब पोपा सदूर की तरफ चल पड़ेगा तो तू अपने बारे में बताएगी। तेरे को याद है कि मैंने ऐसा कहा था? हाँ कहा था, पर मैंने ये भी तो कहा था कि सदूर पर पहुंचकर तुझे अपने बारे में बताऊंगी। अपना नाम बता दे। मेरा नाम ही तो मेरी पहचान है। नाम बताया तो मेरी पहचान खुद ब खुद ही खुल जाएगी। मेरे लिए तू पहेली बन चुकी है। सदूर पर पहुंचते ही पहेली हल हो जाएगी। तेरे को तेरी हर बात का जवाब मिल जाएगा। बबूसा धरा को देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला। याद है तेरे को सोलाम ने पकड़ लिया था, परंतु मारा नहीं। मारता कैसे? धरा हंसी। मेरी सहायक ताकतें उसके सिर पर सवार हो गईं। उन्होंने सोलाम के दिमाग में डाल दिया कि बबूसा मुझे पसंद करता है, तभी तो डोबू जाति के योद्धाओं से मुझे बचा रहा है। सोलाम तेरी बहुत इज्जत करता है। जब ये बात उसके दिमाग में डाली गई तो उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब कि तेरी ताकतें सोलाम की जान नहीं ले सकती थी? बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। मैंने तेरे को पहले भी कहा है कि पृथ्वी पर मेरी ताकतों की संख्या 2-3 ही है। मेरी असल ताकतें तो सदूर पर रहती हैं। फिर किसी की जान लेने से मेरा काम संवरता नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो सदूर पर वापस पहुंचना है। मेरे सदूर तक पहुंचने के रास्ते में जो रुकावट आ रही है, मेरी ताकतें उन रुकावटों को दूर कर रही हैं। उनका काम मुझे सही अवस्था में सदूर पर पहुंचाना है, और मैं पहुंच भी जाऊंगी मेरे प्यारे बबूसा। धरा हंस पड़ी। निचला होंठ टेढ़ा हो गया। सदूर पर पहुंचकर तू क्या करेगी? बबूसा ने पूछा। वो ही काम जो पहले कर रही थी
और अधूरा रह गया था। धरा बराबर मुस्कुरा रही थी। कैसा काम? अभी तू कुछ नहीं जान सकेगा मेरे मुंह से, कितनी भी कोशिश कर ले। महापंडित को तेरे बारे में पता है, बबूसा कह उठा। अच्छा? धरा व्यंग से मुस्कुराई। क्या पता है? यही कि तू सदूर पर पहुंचकर मुसीबतें खड़ी करने वाली है। महापंडित को कुछ नहीं पता। वो तो तभी से खुद ही परेशान है जब रानी तासा ने राजा देव को सदूर ग्रह से बाहर फेंका था। क्या मतलब? बबूसा के माथे पर बल दिखने लगे। महापंडित की मशीनों ने उसे तभी बता दिया था कि राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकने में रानी तासा की कोई गलती नहीं है। रानी तासा निर्दोष हैं। इससे ज्यादा मशीनें कुछ नहीं बता सकी। तभी से महापंडित इस उलझन में फंसा हुआ है कि रानी तासा कैसे निर्दोष हो सकती है, जबकि वो जानता है कि मशीनें भी झूठ नहीं बोलती। महापंडित को मेरे बारे में आभास जरूर हो गया है, परंतु वो मेरी हकीकत से अनजान है। अभी सदूर पर मौजूद मेरी ताकतों ने उसे इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं लगने दिया। ये भी ना पता लगता, परंतु अब मेरी ताकतें कमजोर हो रही हैं, उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा? हाँ, मेरी ताकतें भी तो तभी काम करेंगी जब उन्हें ऊर्जा मिलेगी। मैं सदूर पर पहुंचकर उन्हें ऊर्जा दूंगी। मुझे सारे काम ठीक से संभालने हैं, सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। बहुत भटकली मैं। धरा गंभीर हो उठी। तुम्हारी ताकतों को ऊर्जा कैसे मिलती है? धरा बबूसा को देखती रही, फिर कह उठी। ये मेरे भीतर की बात है, रहस्य की बात है। तेरे को क्यों बताऊं? तो सदूर पर पहुंचकर तेरे बारे में सबको पता चल जाएगा। हाँ, तब कोई पर्दा नहीं होगा। धरा मुस्कुराई, निचला होंठ टेढ़ा हो गया। तब तेरे को किसी का डर नहीं होगा। तब मैं क्यों डरूंगी? लोग मुझसे डरेंगे। तू अभी मेरे बारे में जानता ही क्या है बबूसा? धरा हंस पड़ी। राजा देव के सामने तेरी एक चाल नहीं चलेगी सदूर पर। राजा देव? धरा मुस्कुराई, निचला होंठ टेढ़ा हो गया। तुम्हारा राजा देव तो सदूर पर मेरे सामने मच्छर की तरह होगा, जिसे मसलने का भी मन नहीं करता। ऐसे मामूली लोगों से मैं कोई वास्ता नहीं रखती। मजा तो उसे चखाना है जिसने धोखे से मुझ पर वार किया और मुझे एक खास समय तक के लिए सदूर छोड़कर जाना पड़ा था। इसकी बात कर रही हो? और बातें मत कर मुझसे। मैं अभी अपने बारे में तेरे को कुछ नहीं बताना चाहती, धरा ने तीखे स्वर में कहा। बबूसा खड़ा धरा को देखता रहा। जा, अब मैं कोई बात नहीं करूंगी। बबूसा गंभीरता में डूबा वहां से बाहर निकल आया। उसे एहसास हो चुका था कि आने वाला वक्त बहुत खराब होगा। धरा की सलामती कई नई मुसीबतें पैदा करने वाली है। अब वो सोचने लगा कि अगर सोमात के साथ धरा भी खत्म हो जाए तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कोई तनाव बाकी न रहेगा। परंतु ये होगा कैसे? अब जबकि वो गुस्से में धरा का गला दबाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसके दिमाग में विचार आया कि ऐसा नहीं करना है और वो वापस दरवाजे के पास जा पहुंचा। बबूसा जानता था कि ये बात धरा की ताकत ने ही उसके दिमाग में डाली होगी। उसकी ताकतें हमेशा ही उसकी रक्षा करने को तैयार रहती हैं, उसे पूरी सुरक्षा दे रही थी। ऐसे में उसे खत्म कर पाना भी आसान काम नहीं था। उसकी ताकतें उसके बारे में किसी को बताने भी नहीं दे रही थी। उसे मार देना भी संभव नहीं हो रहा था। जोबिना, हाँ, इन सब बातों का हल एकमात्र जोबिना था। अगर जोबिना उसके हाथ लग जाती है तो धरा को खत्म करना कठिन नहीं होगा। इससे पहले कि धरा की ताकतें हरकत में आए, जोबिना से धरा को राख बनाया जा सकता है। सोमात से भी 2 पलों में निपटा जा सकता है, परंतु जोबिना हासिल कैसे हो? जोबिना ऐसा खतरनाक हथियार था कि रानी तासा स्वयं उस पर अधिकार रखती थी, अपने पास रखती थी। जोबिना के गलत हाथों में पड़ जाने का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता था। बबूसा ठिठक गया। सोचें चेहरे पर उभरी नजर आ रही थी। वो कसमकस में दिखा, फिर आगे बढ़ा और मोड़ों को पार करता बढ़ता चला गया। रास्ते में 1-2 रानी तासा के आदमी भी मिले। बबूसा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। बबूसा फैसला कर चुका था कि जोबिना हासिल कर सके उसके लिए रानी तासा और राजा देव के कमरे में जाना जरूरी था। जोबिना वहीं पर एक बंद बॉक्स में रखी हुई थी। सुमारा ने यही बताया था। उस बक्से को खोलने की दिक्कत अवश्य थी कि उसे खोलने के लिए बटनों के क्रम को नहीं जानता था, लेकिन उसने कोशिश करने की ठान ली थी। अहम बात तो ये थी कि रानी तासा के कमरे की क्या स्थिति होगी। रानी तासा कुछ देर पहले
उसे पोपा के नीचे वाले हिस्से में मिली थी। वो पोपा का चक्कर लगाने के लिए निकली होंगी, परंतु राजा देव तो भीतर ही होंगे। जो भी हो, बबूसा रानी तासा के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचकर ठिठका। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने हैंडल पकड़कर भीतर धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया। बबूसा ने गर्दन आगे करके भीतर झांका। 15 फुट चौड़ा, 15 फुट लंबा कमरा था। एक तरफ 8 फुट के घेरे में शानदार बेड था। कमरे में टेबल, 2 कुर्सियां और जरूरत का अन्य सामान मौजूद था, परंतु देवराज चौहान नहीं दिखा। चंद पल ऐसे ही बीत गए। फिर बबूसा ने दबे पांव भीतर प्रवेश किया और दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। तभी आवाजें सुनकर बबूसा सतर्क हुआ। जिधर बाथरूम था, आवाजें उधर से आई थी। बबूसा दबे पांव आगे बढ़ा और बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर भीतर आहटें ली तो फौरन ही उसे एहसास हो गया कि राजा देव नहा रहे हैं। बबूसा वहां से हटा और कमरे में नजरें दौड़ाने लगा। जल्दी ही उसकी निगाह दीवार के एक हिस्से पर जा टिकी। वहां बक्से का छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा था। उसके पास ही बटन वाली प्लेट लगी थी। वो बक्सा दीवार के भीतर फिट हुआ था। बबूसा उसके पास जा पहुंचा। इन बटनों में कैसा क्रम डालकर लॉक खोला जाता है, इस बात का एहसास था बबूसा को, तो वो उसी तरह के क्रम डालकर बक्से का दरवाजा खोलने की चेष्टा करने लगा। वो जानता था कि वक्त कम है, राजा देव कभी भी बाथरूम से बाहर आ सकते हैं। बबूसा की उंगलियां बहुत तेजी से बार बार बटनों को नया क्रम दे रही थी। 6-7 मिनट बाद एक खास क्रम पर क्लिक की आवाज कानों में पड़ी। बबूसा का दिल धड़क उठा। उसने बक्से के दरवाजे का हैंडल पकड़कर बाहर को खींचा तो दरवाजा खुलता चला गया। बबूसा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बक्से के भीतर झांका, जहां 2-3 खाने बने हुए थे। एक खाने में कई सारी जोबिना रखी दिखी। बबूसा ने फौरन एक जोबिना बाहर निकाली और उसे चेक किया। वो संपूर्ण थी, उसमें सब सामान लगा हुआ था। बबूसा बक्से का दरवाजा बंद करने लगा कि ठिठक गया। फौरन घूमकर पीछे की तरफ देखा। देवराज चौहान बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। वो नहाकर आया था और अंडरवियर में था। धीरे धीरे वो अपने गीले बालों पर हाथ फेर रहा था। दोनों की नजरें मिली। बबूसा का चेहरा फक पड़ गया। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराया और आगे बढ़ता कह उठा, क्या कर रहे हो बबूसा? चोरी कर रहा था राजा देव। बबूसा अपने पर काबू पाता कह उठा। जोबिना चुरा रहे थे? हाँ राजा देव, मांगने पर तो कोई देता नहीं, जरूरत थी इसलिए चोरी कर लेने की सोची। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझसे कहा होता आप भी नहीं देते, बबूसा बोला। देवराज चौहान पास आकर ठिठक गया। सोमात को मारने के लिए तुम्हें जोबिना चाहिए? देवराज चौहान बोला। सोमात के साथ एक और समस्या है, जोबिना के बिना मेरा काम नहीं बनेगा। मैंने तुम्हें सोमात से दूर रहने को कहा था। ये संभव नहीं राजा देव, कुछ काम तो ऐसे हैं जो मुझे करने ही हैं, उनकी जरूरत मैं समझता हूँ। बबूसा गंभीर हो गया। मुझे चोरी, हेरा फेरी, धोखेबाजी से सख्त नफरत है। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, देवराज चौहान बोला। पर मैं तो रानी तासा के अधीन चीज की चोरी कर रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ तो हर चीज मेरे अधीन है। जोबिना वापस रख दो बबूसा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। जो हुक्म राजा देव, लेकिन मुझे इसकी सख्त जरूरत है। वापस रखो। बबूसा ने जोबिना वापस बॉक्स में रख दी। अब तो तुम्हारे पास जोबिना नहीं है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं राजा देव, तलाशी ले लीजिए, मुझे तुम पर भरोसा है। बॉक्स बंद करो। बबूसा ने बॉक्स का छल्ला बंद किया तो क्लिक की आवाज उभरी। तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ गई हैं बबूसा, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। राजा देव, मेरा हर काम आपके लिए होता है, सदूर के भले के लिए होता है, बबूसा ने धीमे स्वर में कहा। परंतु तुम तो सोमात को मारने के लिए जोबिना चुरा रहे थे। मैं वो ही कर रहा हूँ जो मैंने जरूरी समझा। सोमात से मुकाबला करना है तो करो, परंतु इस काम के लिए तुम्हें जोबिना नहीं मिलेगी। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं जोबिना के बिना भी सोमात का मुकाबला कर लूंगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। जोबिना तो मैं धरा को दिखाना चाहता था। वो कह रही थी कि मैं जोबिना देखना चाहती हूँ। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। ये दूसरी बार है कि तुम मेरे सामने धरा की बात कर रहे हो। तुम धरा को ज्यादा महत्व दे रहे हो। बबूसा मन ही मन झल्ला उठा। वो तो देवराज चौहान से कहने जा रहा था कि जोबिना तो मैं धरा पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, परंतु धरा की ताकतों ने फिर उसके शब्दों को किसी और तरफ मोड़ दिया था।
बबूसा के चेहरे पर उखड़ापन उभरा। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर आए भावों को देखकर पूछा। कुछ नहीं राजा देव, मैं कहना कुछ चाहता हूँ और मुंह से कुछ और निकल रहा है। बबूसा लंबी सांस लेकर बोला। जाकर आराम करो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कारू के घूंट ले लो। बबूसा ने कुछ नहीं कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दोबारा जोबिना को हासिल करने की कोशिश मत करना। जो हुक्म राजा देव, बबूसा ने कहा और बाहर निकल गया। मन में एक ही सोच चल रही थी कि जोबिना हाथ लग गई थी। अगर राजा देव कुछ पल और देरी से आते तो जोबिना लेकर कमरे से बाहर निकल गया होता। बबूसा पोपा के रास्तों को पार करके आगे बढ़ता गया। चेहरे पर झल्लाहट सवार थी। जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो दूसरी तरफ देखा। उधर पोपा का चालक कक्ष था। बबूसा चालक कक्ष में जा पहुंचा। वहां किलोरा कुर्सी पर बैठा विंड शील्ड से बाहर का नजारा देख रहा था। आकाश गंगा बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी और पोपा बाहर तेज रफ्तार से खिलौने की भांति स्क्रीनों पर भागता दिख रहा था। किलोरा बबूसा को देखते ही बोला, आओ बबूसा, तुम पोपा को उड़ाने चलाने के बारे में जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ ये कैसे चलाया जाता है। इसे तैयार करने में मैं राजा देव और जम्बरा के साथ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है पोपा चलाना। आओ कुर्सी पर बैठो, किलोरा ने कहा। मैं बाद में आऊंगा, अभी व्यस्त हूँ। क्या तुम्हारे पास जोबिना है? जोबिना? नहीं, रानी तासा ने सबसे जोबिना वापस ले ली है। पर तुम्हें क्यों चाहिए? किलोरा ने पूछा। ऐसे ही पूछ रहा था, बबूसा ने कहा और चालक कक्ष से बाहर निकल गया। बबूसा पोपा के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां सोमारा उसके इंतजार में फर्श पर बैठी थी। देर लगा दी आने में। ऐसी क्या बात कर रहे थे रानी तासा से? सोमारा उसे देखते ही कह उठी। बबूसा ने सब कुछ बताया और उसके पास फर्श पर ही जा बैठा। ओह, तुमने जोबिना पाली थी? सोमारा के होठों से निकला। अगर राजा देव को बाथरूम से निकलने में कुछ पलों की देरी हो जाती तो मैं जोबिना लेकर निकल चुका होता। तब सोमाथ और धरा को पलों के भीतर जलाकर खाक कर देता। बबूसा अफसोस भरे स्वर में कह उठा। तुम राजा देव को समझाते कि धरा को खत्म करने के लिए जोबिना जरूरी है। कैसे कहता? धरा की ताकतें हर समय मेरे आसपास ही रहती हैं। वो मुझे कुछ भी कहने नहीं देती। कहने की कोशिश करता हूँ तो मुंह से कुछ का कुछ निकलता है। वो ताकतें मेरे मुंह से निकलने वाली बात को घुमा देती हैं। धरा बहुत शैतान है। कहती है उसकी ताकतों के साथ उसका मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। उसे सब कुछ क्षणों में मालूम हो जाता है। मैं किसी को हकीकत बताने के काबिल नहीं हूँ। धरा कहती है उसका नाम ही उसकी पहचान है। जब उसका नाम जानेंगे तो उसके बारे में जान जाएंगे। तो क्या धरा उसका नाम नहीं है? वो तो पृथ्वी का नाम है। वो सदूर के नाम के बारे में बात करती है। जादूगरनी ने बताया था कि दो यानी कि एक शक्ल वाली 2 धरा होंगी सदूर पर। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सोमारा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। अब तुम क्या करने वाले हो? सोमारा कह उठी। अब बबूसा की निगाह एक तरफ पड़े रस्सों की तरफ गई। एक पीले रंग का कुछ मोटा नायलॉन का रस्सा था और दूसरा सामान्य रस्सा था और 1.5 इंच मोटा था। वो उठकर पास पहुंचा और रस्सों को टटोल कर देखने लगा। उसकी लंबाई चेक किया, फिर तसल्ली भरे स्वर में कह उठा, मुझे ऐसे ही रस्से चाहिए थे। सुमारा पास आ पहुंची। तुम इन रस्सों का क्या करोगे? बबूसा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। ये मोटा रस्सा मेरे सोचे चक्रव्यूह में अहम काम करेंगे। सोमात को खत्म करने में मोटा रस्सा मेरी भरपूर सहायता करेगा। मैं समझी नहीं, जरा खुलकर बताओ। बताऊंगा, परंतु अपना चक्रव्यूह बिछाने से पहले मैं सोमात को खत्म करने की एक खास कोशिश करने वाला हूँ। ऐसे में हो सकता है कि चक्रव्यूह को बिछाने की जरूरत ही ना पड़े। बबूसा गंभीर स्वर में बोला, तुम उन सबको बुला लाओ। जगमोहन, नगीना और मोना चौधरी को? हाँ। बबूसा हथियारों से भरा बोरा खोलता कह उठा, उन्हें यहाँ लाना ठीक रहेगा? हाँ, ये जगह तो सबसे बढ़िया है हमारे काम के लिए। सोमारा बाहर निकल गई। बबूसा बोरी से हथियारों को निकालकर बाहर रखने लगा। हथियारों में तलवारें थी, खंजर थे, लंबे फल वाले घातक चाकू थे, चौकोर पत्ती वाले हथियार थे, कुल्हाड़ी थी, छोटी छोटी, छोटे किंतु दमदार हथौड़े थे। काफी मात्रा में हथियार थे, जिन्हें देखकर बबूसा ने संतुष्टि भरे ढंग से सिर हिलाया। चेहरे पर शक्ति आ गई थी। कुछ ही देर में सोमारा
नगीना मोना चौधरी और जगमोहन के साथ लौटी। वे सब फर्श पर बैठे, सबके चेहरों पर गंभीरता थी। बबूसा बोला, मैं सोमात पर वार करने की सोच रहा हूँ, तुम सबकी सहायता चाहिए। क्या करने वाले हो तुम? जगमोहन ने पूछा। उस दिन सोमात की गर्दन काटने का प्रयास किया गया, परंतु महापंडित ने उसकी गर्दन में रोक लगा रखी थी कि अगर कोई उसकी गर्दन काटना चाहे तो कट न सके। महापंडित ने बहुत सोच समझकर बबूसा का निर्माण किया है, परंतु महापंडित इतना भी समझदार नहीं कि हम कुछ न कर सकें। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार हम सफल रहेंगे, परंतु असफल भी रहे तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैंने सोमात के लिए जबरदस्त चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर ली है। कैसा चक्रव्यूह? नगीना ने पूछा। जरूरत पड़ने पर मैं तुम सबको बताऊंगा, परंतु पहले सोमात को बेकार करने की जो कोशिश मन में है वो करके देख लें। क्या करना चाहते हो तुम? मोना चौधरी ने पूछा। हम सोमात की टांग काटेंगे। टांग? हाँ, पैर से कुछ ऊपर से सोमात की टांग काटी जाएगी। बबूसा दांत भींचकर कह उठा। टांग अलग करके हम अपने साथ ले आएंगे कि कटी टांग फिर न जुड़ सके। टांग कट जाने की स्थिति में सोमात बेकार हो जाएगा, तब वो मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहेगा और ये हमारी उस पर जीत होगी। लेकिन ये काम आसान नहीं है, नगीना बोली। कैसे? सोमात अपनी टांग कैसे कटने देगा? वो तो बहुत सतर्क रहता। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, बबूसा ने कहा। सोमात इस वक्त नीचे वाले हिस्से में अपने कमरे में है। हम सब हथियारों के साथ वहां जाएंगे और सोमात को वक्त दिए बिना उस पर झपट पड़ेंगे। एकाएक ऐसा हो जाने से सोमात उलझ जाएगा लंबे क्षणों के लिए। उसी दौरान मैं कुल्हाड़ी से सोमात की टांग काट दूंगा। सब कुछ हमें बहुत तेजी से करना होगा कि सोमात को अपने को बचाने का वक्त न मिल सके। मुझे ये काम आसान नहीं लगता, जगमोहन कह उठा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर काम को मेहनत और लगन से किया जाए, बबूसा ने कहा। तब तक सोमात हम लोगों की गर्दनें तोड़ देगा, उसमें बहुत ताकत है, मोना चौधरी बोली। थोड़ा सा तो खतरा उठाना ही होगा। ये छोटा सा परंतु जबरदस्त हमला होगा सोमात पर। अगर हमने ठीक से काम किया तो सोमात को हम हमेशा के लिए बेकार कर सकते हैं। टांग कट जाने की स्थिति में वो हारा हुआ माना जाएगा। सबकी निगाह बबूसा पर थी। इस काम में खतरा तो बहुत है बबूसा, सुमारा कह उठी। सोमात रोबाट है, असली इंसान नहीं है, नगीना कह उठी। बबूसा ने नगीना को देखा। बैटरी से चलता होगा। बैटरी लगी है, बबूसा ने कहा। तो हमें उस बैटरी को बेकार कर देना चाहिए, इससे वो बेजान हो जाएगा, नगीना बोली। तुम्हारा कहना कुछ हद तक सही है, बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा, परंतु इसमें दो बातें परेशानी पैदा कर रही हैं। एक तो ये कि हम नहीं जानते सोमात के शरीर के किस हिस्से में बैटरी लगी है। देखने में वो हर तरफ से फिट दिखता है और इस बात का आभास ही नहीं होता कि बैटरी उसके शरीर के किस हिस्से में फिट है। दूसरी बात ये कि अगर हम बैटरी के बारे में जान लेते हैं और किसी तरह उस बैटरी को उसके शरीर से अलग कर देते हैं तो कुछ देर के लिए सोमात बेजान जरूर हो जाएगा, परंतु रानी ताशा फौरन नई बैटरी सोमात को लगा देगी और वो फिर हमारे सामने होगा। रानी ताशा के पास बैटरी होगी, नगीना ने कहा। जरूर होगी, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। सोमात के लिए एक से ज्यादा बैटरी पोपा में मौजूद होंगी। फिर तो बैटरी वाला आइडिया बेकार है, जगमोहन कह उठा। सोमात के शरीर का कोई हिस्सा जरूर नाजुक होगा जहां वार करने से उसे भारी नुकसान हो, परंतु हम उस जगह के बारे में अनजान हैं, मोना चौधरी कह उठी। ये बात कहीं से पता भी नहीं चल सकती। इन बातों में नहीं उलझना है हमें, बबूसा बोला। सोमात के बारे में मैंने जो सोचा है उस पर ही काम कर लेना बेहतर होगा। शायद हमें कामयाबी मिल जाए और सोमात बेकार हो जाए। जगमोहन के हाथ में लंबे फल वाला चाकू था। नगीना ने दोधारी खंजर थाम रखा था। मोना चौधरी के हाथ में छोटा परंतु भारी हथौड़ा था। सुमारा के हाथ में तलवार थी और बबूसा ने कुल्हाड़ा थाम रखा था। सबके चेहरों पर कठोरता नाच रही थी। वो पोपा की नीचे की मंजिल के रास्तों को तय करते सोमात के कमरे की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये अच्छा ही रहा कि रास्ते में उन्हें कोई नहीं मिला था। देर तक वे सोमात पर हमला करने की योजना को तैयार करते रहे थे। इनके इरादे दृढ़ थे। वो जानते थे कि सोमात के हाथों किसी न किसी की जान भी जा सकती थी।
वे पांचों सोमात के कमरे के सामने पहुंचे। नगीना ने दरवाजा खोला और सब एक साथ ही भीतर प्रवेश करते चले गए। सोमात कमरे में टहल रहा था कि सबको हथियारों के साथ भीतर आया पाकर चौंका, परंतु आगे कुछ भी न सोच सका। जगमोहन, सोमारा, नगीना और मोना चौधरी हथियारों के साथ उस पर झपट पड़े। नगीना खंजर थामे उछली और सोमात की छाती से जा टकराई। एक हाथ सोमात की गर्दन में डाला और हाथ में दबे खंजर का वार उसकी छाती पर किया। खंजर सोमात की छाती में जा धंसा। तब तक जगमोहन लंबे फल वाले चाकू को सोमात की कमर में धंसा चुका था। मोना चौधरी ने फुर्ती से हथौड़ा सोमात के सिर पर मारा तो सोमारा ने तलवार का भरपूर वार उसकी बाह पर इस तरह किया जैसे बाह काट देना चाहती हो, परंतु टक की आवाज के साथ तलवार बाह के आधी भीतर तक पहुंचकर रुक गई। परंतु इन वारों को करके वे रुके नहीं। एक के बाद एक बार बार सोमात के शरीर पर वार करने लगे। जगमोहन चाकू को बार बार सोमात के शरीर के भीतर बाहर कर रहा था। इसी तरह नगीना खंजर को बार बार उसकी छाती और पेट में धंसा रही थी। मोना चौधरी कभी सिर पर तो कभी कंधों पर हथौड़े बरसा रही थी। सोमारा तलवारों के वार कर रही थी। सब कुछ तेजी से जारी था। पागल हो तुम लोग, सोमात के होठों से निकला। तभी बबूसा ने कुल्हाड़ी का जबरदस्त वार सोमात की पिंडली पर किया। आधी पिंडली कटने के बाद कुल्हाड़ी टक की आवाज के साथ थम गई। बबूसा ने फिर जबरदस्त वार किया। दोबारा भी कुल्हाड़ी पिंडली को पूरा न काट सकी। टक की आवाज उभरी और कुल्हाड़ी रुक गई। बबूसा ने एक साथ कई वार कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुल्हाड़ी हर बार आगे बढ़ने से रुक जाती। बबूसा के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। वो गुर्राहट भरे स्वर में कह उठा, कोई फायदा नहीं, इसकी टांगों में भी रोक लगी है कि टांग कट ना सके। इसकी बाह में भी ऐसा ही है। सोमारा गुस्से से कह उठी, बाह कट नहीं रही। वार करते सब थम गए। सोमात का शरीर जगह जगह से उधड़ा लग रहा था। जिस्म में चाकू, खंजर, तलवारों के वारों की वजह से छेद नजर आ रहे थे। हथौड़े की चोट पड़ने की वजह से सिर पिचक गया था। 2 मिनट में ही वो बुरे हाल में दिखने लगा था, जबकि सोमात की आंखें खुली थीं और वो सबको हरकत करते देख रहा था। नगीना का गला उसने पकड़ना चाहा तो नगीना ने फौरन उसकी छाती से एक तरफ छलांग लगा दी। कई जगह से सोमात की स्किन छिलके की भांति लटक रही थी। तुम सफल नहीं हो सके बबूसा, जगमोहन सोमात पर लंबे चाकू से वार करता कह उठा। इसके शरीर में अंगों पर हर जगह रोक लगी है कि कोई भी हिस्सा कटकर अलग ना हो। बबूसा के चेहरे पर क्रोध नाच रहा था। हम असफल रहे जो करने की सोचा था, चलो यहां से। फिर वो सब देखते ही देखते हथियारों के साथ बाहर निकलते चले गए। सोमात अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। बुरी हालत लग रही थी उसकी। पूरा शरीर टूट फूट चुका था। उसने गर्दन घुमाकर अपनी छाती और पेट का हाल देखा। बाहें देखी। तलवार से कट चुका स्किन का लंबा सा हिस्सा बाह से नीचे की तरफ लटक रहा था। फिर उसने बाह उठाकर पिचके सिर पर फेरा। एक तरफ से कनपटी भी पिचकी सी नजर आ रही थी। उसके बाद उसकी निगाह पिंडली पर गई, जहां कुल्हाड़ी के वार हुए थे। पिंडली को हर तरफ से काटने की चेष्टा की गई थी, परंतु पिंडली के भीतर लगी रोक की वजह से पिंडली नहीं कट पाई थी। ये तो बबूसा ने बहुत गलत किया, सोमात बोला। सबको अपने साथ मिला लिया। मैं जानता था वो मुझ पर वार जरूर करेगा। बबूसा ने पक्की योजना बनाकर मुझे मार डालना चाहा, परंतु सोमात पर इन बातों का, इन वारों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करके बबूसा ने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। सोमारा भी बबूसा के साथ मिल गई। एकाएक सोमात के टूटे फूटे चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। फिर आगे बढ़कर वहां बिछे बेड पर पीठ के बल लेट गया। आंखें खुली थीं। वो छत को देख रहा था। वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे उसका कटा फटा पिचका शरीर ठीक होने लगा। शरीर में बने छेद भरने लगे। पिचका सिर बेहद मध्यम रफ्तार से पुनः गोल होता जा रहा था। पिंडली दुरुस्त होने लगी। इन सबको 20 मिनट लगे और वो पूरी तरह ठीक हो गया। सुमात बेड से उठा। बाह की मांस रूपी झिल्ली लटक रही थी, जिसे कि उसने दूसरे हाथ से पुनः उस जगह पर रख दिया जहां से कटकर वो लटक रही थी। तो मिनट भर में
वो भी ठीक हो गई। अब सोमाथ पहले की तरह सामान्य था। वो मुस्कुराया, बेहद शांत मुस्कान। आगे बढ़कर उसने एक तरफ पड़ा यंत्र उठाया और उससे छेड़छाड़ करके रानी ताशा से संबंध बनाया और बात की। कहो सोमाथ। यंत्र से रानी ताशा की आवाज निकलकर सोमाथ के कानों में पड़ी। बबूसा ने सोमारा, जगमोहन, नगीना और मोना चौधरी के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया, मेरे कमरे में। ओह, पूरी बात बताओ। सोमाथ ने सारा वर्णन बता देने के बाद कहा, आपका हुक्म था कि ऐसा कुछ हो तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहना है। शुक्रिया सोमाथ कि तुमने मेरी बात याद रखी, रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन रानी ताशा, ये हर बार तो नहीं होगा। बबूसा अभी फिर मुझ पर हमला करेगा, वो रुकने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से हमला का जवाब देने की मुझे इजाजत मिल जाए। बबूसा ने जो किया गलत किया। रानी ताशा का कठोर स्वर यंत्र से उभरा। आखिरी बार उसे समझाने की चेष्टा की जाएगी। तुम अब से आजाद हो कि अगर वो लोग तुम पर फिर हमला करें तो उन्हें मार सकते हो। मैं यही सुनना चाहता था रानी ताशा। कहते हुए सोमाथ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रानी ताशा ने यंत्र बंद करके एक तरफ रखा। देवराज चौहान प्रश्न भरी नजरों से रानी ताशा को देख रहा था। देव, बबूसा ने सोमाथ पर हमला किया था उसे खत्म करने के लिए। रानी ताशा ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। इस हमले में बबूसा के साथ जगमोहन, नगीना, सोमारा और मोना चौधरी थे। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। सोमारा भी बबूसा के साथ मिल गई है, जबकि मैंने सोचा था कि वो उसे समझाएगी। ये गलत हो रहा है, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। सोमाथ से मैंने कह रखा था कि ऐसा वक्त आए तो तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, परंतु मैं सोमाथ को ज्यादा देर तक रोके नहीं रख सकती। वो अपनी मर्जी करने के लिए भी आजाद है। 2 बार बबूसा सोमाथ पर जानलेवा हमला कर चुका है। मैंने सोमाथ को इजाजत दे दी है कि अब ऐसा हो तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सोमाथ तो उन सबको मार देगा, देवराज चौहान गंभीर था। सोमाथ कहता है कि बबूसा रुकने वाला नहीं, वो फिर हमला करेगा, रानी ताशा ने कहा। ये सब रुकना चाहिए ताशा। मेरे देव, सोमाथ अब तक मेरे कहने पर रुका हुआ था, पर अब नहीं रुकेगा। मैं नहीं चाहता कि उन सबको अपनी जान गंवानी पड़े, देवराज चौहान ने कहा। हमें उन सबको समझाना चाहिए। मैं बबूसा को समझा चुकी हूँ, परंतु वो नहीं माना, रानी ताशा ने कहा। वो सोमाथ को मारने की जिद कर रहा है, देवराज चौहान बोला। मैंने भी उसे समझाया था। महापंडित ने बबूसा का जन्म कराते समय उसमें आपकी आदतें, आपकी ताकत डाली है। वो जिद तो करेगा ही, अपनी धुन का पक्का है, परंतु वो सोमाथ को जीत नहीं सकता। वो खुद भी मरेगा और अन्यों के मरने की भी वजह बनेगा। देवराज चौहान उठता हुआ बोला, हमें उन सबको सख्ती से समझाना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा देव, रानी ताशा गंभीर स्वर में बोली। बबूसा मानने वाला नहीं। मेरे साथ चलो ताशा, जैसे भी हो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। देवराज चौहान गंभीर दिख रहा था। हम असफल रहे, बबूसा क्रोध में सुलगता दांत भींचकर कह उठा। कितनी अच्छी तरह हमने सोमाथ को जा घेरा था, सब ठीक रहा, हम जो करना चाहते थे वो ही किया, परंतु असफलता ही मिली हमें। इस समय वे सब पोपा के पीछे वाले हिस्से में उसी जगह पर मौजूद थे। बबूसा कमर पर हाथ बांधे क्रोध में टहल रहा था। बाकी सब पोपा के फर्श पर बैठे थे, सब चिंतित दिख रहे थे। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, मोना चौधरी कह उठी। लेकिन फायदा तो कुछ न हुआ, जगमोहन बोला। मैंने हथौड़े मार मार कर उसका सिर पिचका दिया था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोना चौधरी ने पुनः कहा, पता नहीं उसे कैसे बनाया गया है, कैसे वो अपने टूट फूट चुके शरीर की फौरन रिपेयर कर लेता है। महापंडित ने सोमाथ को जबरदस्त बनाया है। सारा कमाल तो महापंडित का है, सोमाथ का नहीं। बबूसा दांत भींचे कह उठा। महापंडित जैसा गुणवान व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। इस वक्त बात यह नहीं है कि हम असफल रहे, नगीना बोली। बात यह है कि सोमाथ ने अब तक खुद को ठीक कर लिया होगा और हमसे बदला लेने के लिए वो कभी भी यहाँ आ सकता है। सबकी नजरें मिली।
हमारे लिए सोमाथ नाम का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हमारी कोशिशें असफल हो रही हैं। सोमारा ने कहा, मेरे ख्याल में हमने सोमाथ पर हमला करके अपने लिए खतरा बढ़ा लिया है। सब गंभीर थे। बबूसा गुस्से में था। ये बात सही है कि अब सोमाथ हमें नहीं छोड़ेगा, जगमोहन बोला, और हम किसी भी प्रकार से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मोना चौधरी ने कहा, तुम उसकी टांगे क्यों नहीं काट पाए बबूसा? नगीना ने पूछा। वहां भी रोक लगी थी। मेरी कुल्हाड़ी पिंडली के बीच में जाकर अटक जाती थी। उसकी गर्दन में भी रोक लगी है। इसका मतलब उसके शरीर के हर हिस्से में ऐसी रोक है कि उसे काट नहीं सकते। तुम ठीक कहते हो, सोमारा बोली। मेरी तलवार उसकी आधी बाह काटकर रुक जाती थी। कुछ ऐसी आवाज सी आती थी जैसे कि तलवार सख्त चीज से टकरा रही हो। अब हमें सोमाथ से अपना बचाव कैसे करना चाहिए? हम सोमाथ से बचाव नहीं कर सकते भाभी, जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा। उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बचाव के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बबूसा ही कुछ बताएगा। मोना चौधरी ने बबूसा को देखा। टहलते टहलते बबूसा रुका और सबको देखा। फिर बोला, मेरे होते चिंता मत करो, सोमाथ का मुकाबला मैं करूंगा। मेरे मरने के बाद ही खतरा तुम पर आएगा। मरने की बात मत कर, सोमारा कह उठी। बबूसा के चेहरे पर शक्ति नाच रही थी। अब मैं अपना चक्रव्यूह बिछाऊंगा। कैसा चक्रव्यूह? बबूसा का चक्रव्यूह। बबूसा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। माना कि महापंडित गुणी इंसान है। उसने सोमाथ का इस तरह से निर्माण किया है कि उसे जीता नहीं जा सकता। परंतु इस जन्म में मेरे में भी राजा देव का दिमाग डाला है महापंडित ने। राजा देव का दिमाग जरूरत पड़ने पर रास्ता निकाल ही लेता है। मैं अपने चक्रव्यूह पर सैकड़ों बार सोच चुका हूं और वो इतना बेहतरीन है कि सोमाथ उस चक्रव्यूह में फंसकर छटपटा उठेगा और मारा जाएगा। सबकी नजरें मिली। बबूसा की आंखों में जहरीली मुस्कान नाच रही थी। हमें भी बता बबूसा चक्रव्यूह के बारे में, सोमारा कह उठी। हाँ, अब बताने का वक्त आ गया। उसी पल कदमों की आहटें गूंजी। बबूसा के शब्द मुंह में ही रह गए। सोमाथ आ गया कहते हुए नगीना उसी पल उछलकर खड़ी हो गई। बाकी सबने भी उठने में देर न लगाई। बबूसा का जिस्म तन गया। तभी सामने के रास्ते से देवराज चौहान और रानी तासा ने भीतर प्रवेश किया। सबको इस तरह खड़े पाकर दोनों ठिठक से गए। नजरें मिलती रहीं। पल आगे सरकने लगे। तो तुम लोगों ने सोचा सोमाथ आ गया, देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। बबूसा ने फौरन अपने को शांत कर लिया था, जबकि देवराज चौहान को देखकर नगीना की आंखों में शिकायत के भाव आ गए थे। कैसे हो जगमोहन? देवराज चौहान ने पूछा। अच्छा हूं, तुम भी ठीक हो नगीना? जी, नगीना ने केवल इतना ही कहा। तभी रानी तासा सोमारा से कह उठी। क्यों सोमारा, तू तो कहती थी कि बबूसा को समझाएगी, पर तुम तो बबूसा का ही साथ देने लगी। सोमारा रानी तासा को खामोशी से देखती रही। बबूसा, रानी तासा बोली, तुम लोग अभी तक इसलिए सलामत हो कि मैंने सोमाथ से कह रखा था कि अगर बबूसा गलत हरकत करे तो तुम कुछ मत कहना। सोमाथ ने मेरी बात पूरी तरह मानी, वरना अब तक तुम लोग जिंदा न रहते। परंतु अब सोमाथ से मुझे कहना ही पड़ा कि अगर अब बबूसा या बाकी लोग उसे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करें तो वो भी आजाद है कुछ भी करने को। बबूसा शांत भाव से मुस्कुरा पड़ा। अब सावधान रहना सोमाथ को नुकसान पहुंचाने से पहले। सोमाथ तुम सबको उस स्थिति में मार देगा। मैं जानता हूं रानी तासा कि आपको हम सबकी बहुत चिंता है, बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा। तुम अभी भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, रानी तासा तीखे स्वर में कह उठी। आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं जानता हूं कि आपने जो कहा है सही कहा है। समझदारी इसी में है कि तुम में से कोई भी सोमाथ पर हमला करके अपनी मौत को न बुलाए। किसी ने जवाब नहीं दिया। सोमाथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बबूसा? रानी तासा पुनः बोली। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। वो मेरे हुक्म का पालन कर रहा था। मैंने उसे कहा था कि बबूसा जब सामने आए तो वो उसे मार दे। बबूसा शांत रहा। तभी देवराज चौहान बबूसा के पास पहुंचकर बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बबूसा। जी राजा देव। बबूसा इस वक्त बेहद शांत था। सोमाथ के पीछे मत पड़ो, वरना इस बार वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा।
तासा सोमात से कह चुकी है कि अगर अब उस पर हमला हो तो वो जो चाहे जवाब में कर सकता है। सोमात को ऐसी इजाजत न देना भी गलत बात थी। उसके पास भी हमले का जवाब देने की इजाजत होनी चाहिए। तुम 2 बार उस पर हमला कर चुके हो। दोनों ही बार सफल नहीं हो सके राजा देव। बबूसा मुस्कुराया। सोमात का मुकाबला नहीं किया जा सकता। महापंडित ने उसे बनाया ही इस तरह से है। राजा देव, आप ही कहा करते थे कि कोई भी काम कठिन नहीं होता। मेहनत, लगन और धैर्य की जरूरत होती है काम करने के लिए। देवराज चौहान ने बबूसा को गहरी निगाहों से देखा। बबूसा दूसरी तरफ देखने लगा। तो तुम अभी भी सोमात से टकराने का इरादा रखते हो बबूसा? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बबूसा खामोश रहा। अगर मैं तुम्हें हुक्म दूं कि तुम सोमात की तरफ देखोगे भी नहीं तो आपका हुक्म सिर आंखों पर राजा देव। बबूसा तो आंखें बंद करके आपके हुक्म का पालन करता रहा है और करता भी रहेगा, परंतु सोमात के मामले में आप मुझे हुक्म देकर मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे। ये सोमात का और मेरा मामला है। राजा देव, रानी तासा सख्त स्वर में बोली। ये अब पहले वाला बबूसा नहीं रहा। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ बबूसा। मैं जानता हूँ कि बबूसा को राजा देव की सेवा के लिए जिंदा रहना है और बबूसा जिंदा रहेगा भी। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से बबूसा को देखा। बबूसा ने आंखें नहीं मिलाई और मुंह फेर लिया। ठीक है बबूसा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हें हुक्म नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। बबूसा मुस्कुरा पड़ा। आप गलत हुक्म देकर बबूसा का दिल नहीं दुखाएंगे। देवराज चौहान गंभीर नजर आ रहा था। ये क्या राजा देव, हम तो बबूसा को रोकने आए थे। रानी तासा कह उठी। आप इसे सख्ती से हुक्म दें कि मैं बबूसा को ऐसा कोई हुक्म नहीं दूंगा तासा जिससे कि बबूसा को तकलीफ हो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। फिर नगीना, जगमोहन और मोना चौधरी को देखकर कहा, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। जरूरी नहीं कि बबूसा की बात मानकर तुम लोग अपने को खतरे में डाल दो। जो भी करो सोच समझकर करो। सोमात को अब कुछ भी करने की छूट मिल चुकी है। इसके साथ ही देवराज चौहान ने सोमारा को देखकर कहा, हो सके तो बबूसा को समझाने की कोशिश करो। बबूसा मुस्कुराहट के साथ देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान ने बबूसा को देखा तो बरबसे ही वो भी मुस्कुरा पड़ा। बबूसा हमेशा ही आपका बेहतरीन सेवक रहेगा राजा देव। बबूसा ने आदर भरे स्वर में कहा। पर मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त समझा है। देवराज चौहान ने हाथ से बबूसा का कंधा थपथपाया। राजा देव, रानी तासा अजीब से स्वर में कह उठी। बबूसा को रोकने की अपेक्षा आप तो उसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता कि जिसे पूरा करने के लिए बबूसा को कसमकस से गुजरना पड़े। बबूसा की इच्छा है सोमात से टकराने की, तो ऐसी ही सही। बबूसा जो चाहता है बेशक वो ही करे। परंतु राजा देव, रानी तासा के होठों से निकला, सोमात इन सबको मार देगा। देवराज चौहान ने भरपूर निगाहों से बबूसा को देखा और कह उठा, बबूसा बच्चा नहीं है। जो भी। तभी दौड़ते कदमों की आवाज से सबका ध्यान भंग हुआ। राजा देव, आप यहाँ हैं क्या? इसके साथ ही हम्बस ने घबराए अंदाज में भीतर प्रवेश किया। क्या हुआ? देवराज चौहान के होठों से निकला। किलोरा आपको बुला रहा है। चालक कक्ष में खतरे का सिग्नल बजे जा रहा है, हम्बस ने बदहवास हाल में कहा। राजा देव, किलोरा बदहवास सा कह उठा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ बैठा था कि अचानक ही खतरे का सिग्नल बजने लगा। स्क्रीनों पर पोपा के आसपास के दृश्य देखे तो सब ठीक पाया। मैंने सिग्नल बंद कर दिया कि कुछ पलों बाद वो फिर बजने लगा। तब मुझे पोपा से दूर कुछ छोटे छोटे काले धब्बे देखे स्क्रीन पर। मैं नहीं समझ पाया कि वो धब्बे क्या हैं, परंतु मैंने उन धब्बों से बचने के लिए पोपा की दिशा बदल दी, लेकिन खतरे का सिग्नल फिर भी बंद नहीं हुआ। मैंने कई दिशाएं बदली, परंतु हालात वो ही रहे। सिग्नल बराबर बज रहा है। स्क्रीन पर वो धब्बे अब स्पष्ट हो चुके हैं। वो चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि आकाश गंगा में भटक रहे हैं। लगता है आकाश गंगा में वो पत्थर काफी बड़े इलाके में फैले हैं। तभी तो दिशा के बदलने पर भी खतरे का सिग्नल बंद नहीं हो रहा। पोपा अगले 10 मिनट में उन पत्थरों से टकरा जाएगा। हमारे पास वक्त कम है राजा देव।
फौरन ही कुछ करना होगा। किलोरा घबराया हुआ था। देवराज चौहान पास की कुर्सी पर बैठ चुका था। इस वक्त कमरे में उनके अलावा रानी तासा, बबूसा और हम्बस थे। देवराज चौहान ने स्क्रीन पर नजर मारी, जहां पत्थर के टुकड़े आकाश गंगा में भटकते नजर आ रहे थे। देवराज चौहान ने पोपा को बाईं तरफ मोड़ा। नजरें स्क्रीन पर ही रहीं। कमरे में खतरे के सिग्नल की बीप बीप बज रही थी। पोपा मुड़कर दूसरी दिशा पकड़ चुका था, लेकिन स्क्रीन पर पत्थर बराबर नजर आ रहे थे। बीप बीप की आवाज चालक कक्ष में बराबर गूंज रही थी। 2 मिनट बीत गए, दिशा बदले, परंतु कोई फर्क नहीं दिखा। तब देवराज चौहान ने बाईं तरफ की दिशा कर ली। नजरें स्क्रीन पर जा टिकी। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ राजा देव। ये पत्थर लगता है आकाश गंगा के बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। स्क्रीन पर पत्थर बराबर नजर आते रहे। बीप बीप की आवाज बराबर वहां गूंज रही थी। कोई फर्क न पड़ने पर देवराज चौहान पोपा की ऊंचाई बढ़ाता चला गया। तब भी अगले 2 मिनटों में कोई फर्क नहीं पड़ा तो होंठ भींचे देवराज चौहान पोपा को नीचे की तरफ ले जाने लगा। ऐसा करते ही पोपा का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया था। देवराज चौहान और भी रफ्तार बढ़ा चुका था। पोपा ने तूफानी गति पकड़ ली थी। हमारे पास 3-4 मिनट का ही वक्त है राजा देव, किलोरा बोला। वो पत्थर काफी बड़े लग रहे। उसी पल चालक कक्ष में उभरती बीप बीप की आवाजें थम गईं। स्क्रीन पर नजर आने वाले पत्थर धुंधले पड़ने लगे। देवराज चौहान के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। 10 मिनट तक वो पोपा को उसी दिशा में लेता गया और स्क्रीन पर से पत्थरों के निशान गायब हो चुके थे। किलोरा का चेहरा मुस्कान से भरने लगा था। मैंने पोपा को नीचे की तरफ नहीं किया था, किलोरा कह उठा। 10 मिनट बाद देवराज चौहान ने पोपा को सीधा किया और किलोरा से बोला, सब ठीक है, अब पोपा को इसी दिशा में बढ़ाते रहो और 20 मिनट बाद इसे वापस अपनी दिशा में ले आना। तब इस बात का ध्यान रखना कि स्क्रीन पर पत्थरों के धब्बे ना दिखें। मेरे ख्याल में तब तक हम पत्थरों से दूर आ चुके होंगे, परंतु तुम सतर्कता से पोपा को वापस अपनी दिशा में लेना किलोरा। जी राजा देव। सब ठीक पाकर बबूसा चालक कक्ष से निकला और आगे बढ़ गया। अब फिर उसके मस्तिष्क में सोमात घूमने लगा था। धरा घूमने लगी थी। वो जानता था कि धरा से मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसकी ताकतों ने उसे सुरक्षित रखा हुआ था। ऐसे में उसका ध्यान सोमात पर केंद्रित हो गया। दिल और दिमाग में दृढ़ इरादा किए बैठा था कि सोमात को खत्म करके रहना है और अब वो अपना चक्रव्यूह बिछाएगा सोमात के गिर्द। और एकाएक बबूसा की सोचें थम गईं। नजरें धरा पर जा टिकी, जो कि इस वक्त अपने केबिन का दरवाजा खोले खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली तो धरा मुस्कुराई। उसका निचला होंठ टेढ़ा हो गया। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता उभरी। वो धरा की तरफ बढ़ गया। धरा उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए पलटी और वापस केबिन में चली गई। दरवाजा खुला रहा। बबूसा जब दरवाजे पर पहुंचा तो धरा को आलथी पालथी मारकर बेड पर बैठे देखा। बबूसा दरवाजे पर ही रुक गया था। धरा उसे देखकर हंसी और निचला होंठ टेढ़ा हो गया। क्यों? धरा ने आंखें नचाई। जोबिना हाथ आकर भी निकल गई। मुझे मारना चाहता था जोबिना से? नहीं, बबूसा ने शांत स्वर में कहा, सोमात को मारना है। तू कहता है तो तेरी बात को सच मान लेती हूँ, क्योंकि मेरी ताकतें किसी के मन का हाल तो जान नहीं सकती। वैसे तू इतना शरीफ नहीं लगता कि जोबिना तेरे पास हो और तू मुझे मारने की ना सोचे। ये तेरा वहम है, मैंने ऐसा नहीं सोचा। तकलीफ तो तेरे को बहुत हो रही होगी कि तू मेरे बारे में देवराज चौहान या तासा को नहीं बता पा रहा। धरा बच्चों की तरह खुश होती मुस्कुराई तो पुनः होंठ टेढ़ा हुआ। तकलीफ हो रही है ना? सच में, बबूसा ने स्वीकारा। तेरे को एक और मजेदार बात बताऊं? उसे सुनकर तेरे तोते उड़ जाएंगे। धरा ने चंचलता से आंखें नचाई। तोते? हाँ, तोते उड़ाऊं तेरे? धरा ने शरारत भरे स्वर में कहा। आंखों में शैतानी चमक तैर रही थी। कह दे, वो तेरे को याद है ना, जब रानी तासा का देवराज चौहान को फोन आता था तो देवराज चौहान होश गंवा बैठता था और तासा तासा कहकर उसके पास जाने को उतावला हो जाता था। देवराज चौहान तड़पता था रानी तासा के पास जाने के लिए, भागता था रानी तासा से मिलने के लिए। भूला तो नहीं होगा तू? क्यों भूलूंगा, सब याद है। पर तू कहना क्या चाहती है? बबूसा गंभीर स्वर में बोला। वो सारा असर
मेरी ताकतें ही देवराज चौहान पर डालती थी कि वो ऐसा करे। क्यों? बबूसा के होठों से निकला। क्योंकि मैं चाहती थी कि देवराज चौहान जल्द से जल्द रानी तासा से मिल जाए और वापस सदूर पर जाने का मेरा रास्ता खुल जाए। देवराज चौहान तासा के पास पहुंच जाना चाहता था। ये सब मेरी ताकतें ही तो देवराज चौहान से करा रही थी और मेरी ताकतों ने ही देवराज चौहान को रानी तासा तक पहुंचाया था। ओह, बबूसा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये सब तूने किया? हाँ, मैंने अपनी ताकतों से कराया ताकि देवराज चौहान और तासा मिलें और फिर सदूर पर जाने का प्रोग्राम बनाएं और मेरे को भी साथ ले चलें। वही हो रहा है ना? धरा ने आंखें नचाई। बबूसा गंभीर निगाहों से धरा को देखता कह उठा, बहुत गलत किया तूने। मैं ऐसे ही काम करती हूँ। अब तेरा असली तोता उड़ाने जा रही हूँ। उड़ाऊं क्या? धरा ने आंखें नचाई। असली तोता? बबूसा के होठों से निकला। उसकी आंखें सिकुड़ी। उड़ाऊं कि रहने दूं? उड़ा। बबूसा एकाएक सतर्क सा दिखने लगा, जैसे बम फटने वाला हो। देवराज चौहान को रानी तासा से कोई प्यार व्यार नहीं है, ना ही वो रानी तासा का दीवाना है। धरा हाथ नचाते जहरीली मुस्कान के साथ कह उठी, देवराज चौहान को तो मेरी ताकतों ने रानी तासा का दीवाना बना रखा है। क्या? बबूसा का मुंह हैरत से खुला रह गया। उड़ गया ना तोता? धरा हंस पड़ी। निचला होंठ टेढ़ा दिखने लगा। ये तुमने ऐसा क्यों किया? बबूसा के होठों से निकला। ऐसा ना करती तो क्या करती? करना पड़ा। मेरी ताकतों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि देवराज चौहान अपनी पत्नी नगीना का साथ नहीं छोड़ने वाला। सब कुछ याद आने पर भी वो रानी तासा को स्वीकार नहीं करेगा कि इस जन्म में उसकी पत्नी नगीना है, और रानी तासा की बातें तो उसी जन्म में खत्म हो गई थी। मतलब कि देवराज चौहान और रानी तासा आपस में नहीं मिलते, जबकि रानी तासा का इरादा दृढ़ था कि वो राजा देव को सदूर पर वापस लेकर ही जाएगी। ऐसे में कई तरह के झगड़े उठ जाते और मैं कैसे सदूर पर जाती? मेरा वापस सदूर पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तब मैंने अपनी ताकतों को हुक्म दिया कि वो देवराज चौहान को रानी तासा का दीवाना बना दें ताकि वे सुख शांति से सदूर पर पहुंच जाएं, और ऐसा ही किया मेरी ताकतों ने। देख ले, पोपा अब सदूर की तरफ उड़ा जा रहा है। बबूसा ठगा सा धरा को देखने लगा। मस्तिष्क में तूफान खड़ा हो गया था। धरा उसे देखते मुस्कुरा रही थी। निचला होंठ टेढ़ा हो गया था। ये तूने बहुत गलत किया। बोला तो मैं ऐसे काम ही करती हूँ। धरा ने आंखें नचाई। मुझे किसी बात से कुछ भी वास्ता नहीं। मेरा मकसद तो वापस सदूर पर पहुंचना है। इसी वास्ते मैंने ये सब किया। मेरी ताकतें मेरी इच्छा जरूर पूरी करती हैं। देवराज चौहान इस वक्त अपने बस में नहीं है, मेरी ताकतों के बस में है। मेरी ताकतें उसे नचा रही हैं और वो तासा तासा करता फिर रहा है। रानी तासा भी बहुत खुश है कि उसे देव वापस मिल गया है, पर ऐसा होने वाला नहीं। क्या मतलब? बबूसा के माथे पर बल पड़े। सदूर पर पहुंचकर मेरी ताकतें देवराज चौहान को आजाद कर देंगी। ऐसा होते ही देवराज चौहान रानी तासा का साथ छोड़कर नगीना के पास पहुंच जाएगा, और रानी तासा को यह बात कैसे पसंद आएगी कि राजा देव सदूर में ही किसी और औरत के साथ रहे। आगे तू समझ ही सकता है कि रानी तासा किस हद तक जा सकती है। धरा हंस पड़ी। बबूसा की हालत अजीब सी होने लगी। आने वाला वक्त जैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। वो धरा को देख रहा था जो कि मुस्कुराए जा रही थी। निचला होंठ टेढ़ा हुआ पड़ा था। क्या हुआ बबूसा? धरा ने पुनः आंखें नचाई। अगर ऐसा हुआ तो रानी तासा सदूर पर तूफान खड़ा कर देंगी। वो राजा देव को दिल से चाहती है, पर देवराज चौहान तो रानी तासा को नहीं चाहता। इस समय मेरी ताकतों ने देवराज चौहान का दिमाग पलटा हुआ है और वो रानी तासा को चाह रहा है। मेरी ताकतें देवराज चौहान के सिर से हटी नहीं कि देवराज चौहान ने रानी तासा को छोड़ देना है। ओह, ये तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। बबूसा का सिर घूमने लगा। मैंने अनर्थ का वक्त आगे सरकाया है। धरा ने शांत मुस्कान के साथ कहा। यह झगड़ा पृथ्वी पर ही खड़ा हो जाना था, पर मेरी ताकतों ने देवराज चौहान का दिमाग घुमाकर झगड़े का समय आगे सरका दिया कि जब तक मैं सदूर पर नहीं पहुंच जाती तब तक सब शांत रहें। उसके बाद जो भी होता रहे मेरी बला से। देवराज चौहान तब तक ही रानी तासा का दीवाना है जब तक पोपा सदूर पर नहीं पहुंच जाता। उसके बाद मेरी ताकतें देवराज चौहान के मस्तिष्क को आजाद कर देंगी।
तब जो भी देवराज चौहान के मन में आए वो ही करे, मुझे क्या, मैं तो सदूर पर वापस पहुंच गई ना। तूने तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी, बबूसा चिंतित स्वर में कह उठा। सदूर पर तो पहुंच लेने दे मुझे, तब देखना मेरे रंग। धरा की मुस्कान के साथ निचला होंठ टेढ़ा हो गया। अभी तूने मेरा रूप देखा ही कहाँ है, मैं अभी पृथ्वी वाली धरा के रूप में हूँ। तेरा रूप अलग है कोई, मेरा असली रूप अलग है, पर धरा जैसी ही हूँ मैं। धरा मेरे असली रूप का ही रूप है। धरा हंस पड़ी। कितना मजा आ रहा है मुझे, मैं सदूर पर वापस जा रही हूँ सैकड़ों वर्षों के बाद। खुशी से मैं पागल हो रही हूँ। मेरी ताकतें मेरा इंतजार कर रही हैं कि मैं उनके लिए ऊर्जा का जल्द से जल्द इंतजाम करूं और वो फिर से जवान हो जाएं। अब तू अपने बारे में बता दे, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। थोड़ा इंतजार कर, मुझे सदूर पर पहुंच लेने दे। तू क्या, सब जान जाएंगे कि मैं वापस आ गई हूँ। एक बार फिर मैं सदूर पर छा जाऊंगी, मेरी हुकूमत फिर से कायम हो जाएगी, हर तरफ मेरा ही नाम होगा। मुस्कुराते हुए धरा का निचला होंठ टेढ़ा हो गया। वो शैतान जैसी दिखने लगी। सच में तेरी मुसीबतें तो बढ़ती जा रही हैं बबूसा। पहले तू देवराज चौहान और रानी तासा को मेरी बातें नहीं बता पा रहा था, अब तू चाहेगा कि ये बात जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी को बताए, पर मेरी ताकतें तुझे ऐसा नहीं करने देंगी, ये भी तू जानता ही है। पर सोमारा से बात करके तू अपना दिल हल्का कर सकता है। सोमारा भी तेरी तरह मेरी ताकतों के काबू में है। हंस पड़ी धरा। बबूसा गंभीर निगाहों से धरा को हंसते देखता रहा। जा, मेरी बातों से अब तेरा दिल लगा रहेगा। हंसी रोककर धरा ने कहा, चेहरे पर शैतानी चमक थी। तेरी नींद तो हराम हो गई बबूसा। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी, किसी को चैन से रहने ही नहीं देती। यही तो मेरी खासियत है। बबूसा ने धरा को देखा, फिर पलटकर बाहर निकलता चला गया। वाह खुमरी, तूने तो पृथ्वी से ही अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। सदूर पर तो तू कमाल कर देगी, वो तो तेरा घर है, वहां तेरी ताकतें बढ़ जाएंगी। इस बार डुमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तेरा। धरा अपने से ही बातें करने लगी। डुमरा को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि श्राप देना भूल जाएगा। मुझे श्राप देकर 500 सालों के लिए सदूर से बाहर रहने को मजबूर कर दिया था। धोखे से उसने मुझे अपने चंगुल में फांस लिया था। मैं उसकी बातों के जाल में फंस गई थी, पर अब तो खुमरी डुमरा को नाच नचाएगी। 500 सालों का गिन गिन कर बदला लूंगी डुमरा से। धरा एकाएक गुर्रा उठी, चेहरा सुलगता दिखने लगा। आंखों में शैतानी चमक भर आई थी और निचला होंठ टेढ़ा हो गया था। मैं आ रही हूँ डुमरा, खुमरी आ रही है वापस। बबूसा धरा के केबिन से निकलकर पोपा के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। धरा की बातों ने उसके मस्तिष्क में हलचल मचा दी थी। राजा देव अपनी मर्जी से रानी तासा के दीवाने नहीं हुए, बल्कि धरा की ताकतों ने राजा देव का दिमाग घुमाकर उन्हें रानी तासा का दीवाना बना रखा है। और सदूर पर पहुंचते ही राजा देव के मस्तिष्क से धरा की ताकतें हट जाएंगी और राजा देव को जैसे होश आ जाएगा। वो रानी तासा से दूर हो जाएंगे। वो अपनी पृथ्वी वाली पत्नी नगीना के पास चले जाएंगे। ये बात रानी तासा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो राजा देव से सच्चा प्यार करती है और राजा देव को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बबूसा को समझ नहीं आ रहा था कि सदूर पर पहुंचकर क्या क्या होने वाला है। धरा जाने कौन है, उसकी बातें खतरे का संकेत दे रही हैं। और अब नई बात सामने आई है, ताकतें हट जाएंगी, क्योंकि ताकतों का असली मकसद तो धरा को सदूर पर पहुंचाना है। बबूसा सोमारा को सब कुछ बताना चाहता था, बहुत बेचैन हो रहा था। वो नए हालातों के बारे में सुनकर धरा ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। जब रानी तासा को पता चलेगा कि राजा देव उसे प्यार नहीं करते, तो रानी तासा जाने क्या कर। तभी चलते चलते एक मोड़ पर बबूसा किसी से टकरा गया, तो फौरन अपनी सोचों से बाहर निकला तो देखा कि वो सोमात से टकराया है। सामने सोमात खड़ा उसे शांत निगाहों से देख रहा था। सोमात को देखते ही बबूसा के मस्तिष्क से धरा निकल गई, बातें निकल गईं। बबूसा का चेहरा कठोरता से भरता चला गया, आंखों में खतरनाक भाव मचल उठे। पता चला है कि रानी तासा ने तुझे छूट दे दी है कि अब अगर हम तुम पर हमला करें तो तू बेशक हमें मार दे। बबूसा कह उठा। हाँ, सोमात बेहद शांत था। इस बार मेरे हाथों से बच के दिखाना सोमात। बबूसा गुर्रा उठा। मैं तेरे को इतना मौका ही नहीं दूंगा कि तू हम पर वार कर सके। कहने के साथ ही
बबूसा आगे बढ़ता चला गया। सोमाथ ने गर्दन घुमाई और शांत निगाहों से बबूसा को जाते देखता रहा। फिर बड़बड़ा उठा, ये मेरे हाथों से जरूर मरेगा। समाप्त। तो दोस्तों, देखा आपने कितने सस्पेंस में यह एपिसोड समाप्त हुआ और इसके साथ ही समाप्त हो गया अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज का चौथा उपन्यास बबूसा का चक्रव्यूह। अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज के 5वें उपन्यास बबूसा और सोमाथ में। तो चलिए मिलते हैं बबूसा और सोमाथ के पहले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।